हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे आप थंबनेल देखे होंगे कि ये 12th की क्लासेस हैं, जहाँ पर मैं आपको OCM करके जो सब्जेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में वाणिज्यिक संगठन और प्रबंध कहा जाता है, ये जो 12th में है 80 मार्क्स का पेपर होता है इसका। ये इसमें आने वाले जो भी 12 चैप्टर्स है वो पूरे 12 के 12 चैप्टर्स में आपको क्या करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम शुरुआत करते हैं इसकी चैप्टर नंबर फर्स्ट से, जिसका नाम है प्रबंध के सिद्धांत। क्या नाम है इसका? प्रबंध के सिद्धांत। वीडियो को चालू करने से मैं पहले आपको बता दूं, जितनी भी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाऊंगा और हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी, इस बात का मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ। तो बस आपको वीडियो को देखना है और चीज़ों को समझना है, और जैसे मैं बोलूँ वैसे आपको चीज़ों को फॉलो करना है। अच्छे नंबर आएंगे, ये बात आप मान लो, अगर आप जैसे मैं बताऊँ वैसे आप पढ़ाई करते हो तो चलिए, ये तो बात हो गई पढ़ाई कैसे करना है। अब बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, मतलब इस चैप्टर के बारे में। सो मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। प्रबंध के सिद्धांत इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें हमें टोटल मिला के इसे 7 अलग अलग टॉपिक पढ़ना है। ये 7 टॉपिक के क्या है, नाम है। इस वीडियो को, मतलब इस पूरे चैप्टर को हम 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिसमें से एक वीडियो आज की है और आने वाले दिनों में और इसके 3 से 4 वीडियो आ सकती है। सो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, तो हम प्रास्ताविक कवर करेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, इसका अर्थ और परिभाषा कवर करेंगे कि प्रबंध के सिद्धांत क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या है। और एक और टॉपिक कवर करेंगे हम, क्या, प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति, कि प्रबंध के सिद्धांत का स्वभाव कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है। तो इन तीनों बातों को आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और बाकी बची हुई जो चीज़ें हैं हम आने वाले वीडियोस में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हम आपका, और सीधा ही चालू करते हैं हम प्रस्ताविक से। प्रस्ताविक का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन से। प्रस्ताविक का मतलब किससे होता है, इंट्रोडक्शन से। अब चीज़ों को समझ कर करना, ठीक है। यहाँ बोला गया है प्रस्तावना में, विश्व में प्रबंधकीय विचारधारा के इतिहास का। अगर मैं पूरे विश्व में प्रबंधकीय विचारधारा की अगर इतिहास को देखो, अब प्रबंधकीय विचारधारा यानी क्या, तो जो व्यक्ति है, कुछ महान व्यक्ति हो गए जिन्हें हम प्रबंध शास्त्री कहते हैं। जो प्रबंध शास्त्री थी, अगर उनकी विचारधारा को देखते हैं हम, और उनके विचारधारा की इतिहास, मतलब जो विचारधारा इन्होंने पहले दी है, उनका अगर अवलोकन करते हैं और विश्लेषण करते हैं, तो हमें यह स्पष्ट होता है कि जो प्रबंध शास्त्रियों ने समय समय पर जो भी सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, मतलब जो भी सिद्धांत हमें दिए हैं, प्रतिपादित करने का मतलब होता है बताना लोगों को, उन पर तत्कालिक परिस्थितियों का पूरा पूरा प्रभाव पड़ा है। मतलब उस समय जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों का उसके ऊपर क्या पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। मतलब बोलने की बात यह है यहाँ पर, ये क्या बोलना चाहता है कि जो पहले के प्रबंध शास्त्री थे, जिन्होंने जो विचारधारा दी है, मतलब जो अपने प्रबंध के सिद्धांत बताए, अगर हम उनका इतिहास का अगर अवलोकन और विश्लेषण करते हैं, तो हमें यह स्पष्ट होता है कि ये जो समय समय पर सिद्धांत हमें दिए गए हैं, मतलब प्रतिपादित किए गए हैं, उन पर तत्कालीन परिस्थितियों का पूरा प्रभाव पड़ा है। मतलब उस समय में जो भी परिस्थितियां थी, उनका उस पर क्या पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। ये बात बोला है इन्होंने। जो प्रबंध की सफलता में इन सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आपको प्रबंध सफल बनाना है, मतलब आपको मैनेजमेंट जो है व्यवसाय का अच्छे से करना है, मतलब व्यवसाय को एक योजनाबद्ध तरीके से करना है, तो प्रबंध की सफलता जो होती है, इन प्रबंध के सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान होती है। मतलब इन सिद्धांतों की वजह से हम अपने प्रबंध के कार्य को सफलतापूर्वक क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। वास्तव में प्रबंध शास्त्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रबंधकीय सिद्धांत ही उनकी विचारधारा के रूप में जाने जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रबंध शास्त्रों की विचारधारा है, वही प्रबंधकीय क्या कहलाते हैं, सिद्धांत कहलाते हैं। तो मतलब प्रबंध शास्त्रियों ने जो अपनी सोच बताए, उनको ही हम क्या बोलते हैं, प्रबंध के सिद्धांत बोलते हैं। जैसे अगर आपने थोड़ा बहुत बुक के बारे में पढ़े होंगे, या तो थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया होगा, तो ये शायद बात आप रिलेट कर पाएंगे। देखिए, एक हेनरी फ्योल नाम के एक व्यवसायी थे, ठीक है।
उन्होंने अपनी विचारधारा बताई प्रबंध के बारे में। उन्हीं विचारधारा को हेनरी फ्योल के क्या कहा गया, सिद्धांत कहा जाए, जो 14 सिद्धांत जो बहुत फेमस है, ठीक है, जो हम आगे टॉपिक में कवर करेंगे। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर 3 बातें बोला है कि जो प्रबंध की विचारधारा है उनका इतिहास का अगर अवलोकन और विश्लेषण करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उनका इन इन नियमों पर, इन सिद्धांतों पर प्रभाव पड़ा है। और जो प्रबंध की सफलता होती है वो प्रबंध के सिद्धांतों पर प्रभाव डालती है, मतलब महत्वपूर्ण योगदान होता है उनका। और जो प्रबंध शास्त्रियों की विचारधारा है उन्हें ही क्या कहा जाता है, प्रबंध के सिद्धांत कहा जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है कि प्रबंध के सिद्धांत होते क्या है। तो प्रबंध शास्त्रियों की जो विचारधारा होती है उन्हें क्या कहा गया है, प्रबंध के सिद्धांत कहा गया है। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। सो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं और यहाँ देखते हैं, बोल रहा है प्रबंध सार्वत्रिक और सर्वव्यापी है। मतलब जो प्रबंध है वो सार्वत्रिक या सर्वव्यापी है, मतलब हर जगह पर है। ये आपने 11th में पढ़ चुके हो, बोलता है, ऐसा लिख कर दिया है यहाँ पर। सर्वव्यापी है इसका मतलब क्या है कि सभी प्रकार के व्यावसायिक संगठन, गैर व्यावसायिक संगठन और सामाजिक जीवन में भी प्रबंध की क्या होती है, आवश्यकता होती है। प्रबंध के सिद्धांत हर जगह लागू होते हैं, या प्रबंध जो है, मैनेजमेंट है, वो हर जगह लागू होता है। व्यावसायिक संगठनों में होता है, गैर व्यावसायिक संगठनों में होता है और सामाजिक जीवन में भी ये आवश्यक होता है। अब व्यावसायिक संगठन यानी क्या, तो ऐसे संगठन जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई व्यवसाय चालू करता है लाभ कमाने के उद्देश्य से तो उसे व्यावसायिक संगठन कहा जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सेवा करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए कोई संगठन बनाता है तो उसे क्या कहा जाता है, गैर व्यावसायिक संगठन। सामाजिक जीवन का तात्पर्य किससे है, तो जिस तरीके से जिंदगी हम जीते हैं नॉर्मल, जो हमारा व्यवसाय नहीं है, हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं, तो हमारा क्या हो गया, सामाजिक जीवन। मतलब संगठन आपका व्यवसायिक हो, गैर व्यवसायिक हो या आपका सामाजिक जीवन हो, इन सभी जगह पर किसकी आवश्यकता होती है, हमें प्रबंध की आवश्यकता होती है। ये लिखा गया है। मुद्रा, यंत्र सामग्री और साहित्य। मुद्रा का मतलब पैसे से है, यंत्र सामग्री मतलब मशीन से, और साहित्य मतलब चीजों से आदि की तरह प्रबंध भी व्यवसायिक संगठन के लिए अनिवार्य संसाधन माना जाता है। अगर आपका व्यवसायिक संगठन है, मतलब जो ऐसा व्यवसाय बनाए हो जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए होगा, मुद्रा, मशीनें चाहिए होंगी और साहित्य, सामान चाहिए होगा। तो ठीक उसी तरीके से आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बोलता है ये, प्रबंध की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ बात कही गई है ये, मतलब कि अगर व्यवसाय को चालू करना है आपको तो आपको पैसा, मशीन, चीज़ें और उसके साथ साथ प्रबंध भी आना चाहिए, तभी आप एक व्यावसायिक संगठन अच्छे से चला सकते हो। संगठन के अन्य सभी संसाधनों में, अब अन्य सभी संसाधन मतलब जो भी हमारे संगठन के संसाधन होते हैं, जैसे मुद्रा और यंत्र सामग्री और साहित्य, इनको आप संसाधन मान लीजिए। इनमें अगर आपको समन्वय स्थापित करना है, समन्वय मतलब क्या, तालमेल बिठाना, अगर स्थापित करने के लिए आपको प्रबंध का ज्ञान होना क्या है, आवश्यक है। जो प्रबंध के ये हमारे संगठन में जो साधन यूज होते हैं, जैसे आप श्रमिक ले लो, एक लेबर हमारे संगठन में काम में आने वाला व्यक्ति होता है, अगर उसको समन्वय स्थापित करना है, मतलब उसको व्यवसाय में पूरा पूरा उससे काम करवाना है, तो उसके लिए भी हमें प्रबंध का ज्ञान होना क्या है, आवश्यक है। मतलब संगठन के सभी साधनों में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रबंध का ज्ञान होना क्या होता है, आवश्यक होता है। यहाँ पर 3 बातें हमने अभी तक पढ़े हैं, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहला हमने पढ़ी कि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, चाहे संगठन व्यावसायिक हो, गैर व्यावसायिक हो या फिर सामाजिक जीवन हो, वहाँ पर प्रबंध की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। और व्यावसायिक संगठन में जैसे मुद्रा, यंत्र सामग्री और साहित्य जरूरी होते हैं, उसी तरीके से प्रबंध भी जरूरी होता है। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट हमने पढ़े हैं कि जो संगठन के सभी अन्य संसाधन होते हैं उनमें समन्वय स्थापित यानी तालमेल बिठाने का काम कौन करता है, प्रबंध करता है। या तालमेल बिठाने के लिए आपको प्रबंध का ज्ञान होना क्या है, आवश्यक है। इसी कारण ये पाया गया है कि प्रबंध के महत्व में तीव्र गति से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। हर एक व्यावसायिक संगठन में आज के डेट में बिना प्रबंध के काम नहीं हो सकता, ये सभी को पता है। इसलिए जो प्रबंध का महत्व है वो दिनों दिन बढ़ रहा है। उसकी महत्व मतलब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि बिना मैनेजमेंट किए, बिना प्रबंध किए चीज़ों को अच्छे ढंग से वो कर नहीं पाएंगे।
विभिन्न प्रबंधकीय विचारकों ने भी उनके निरीक्षण और व्यवस्थित अध्ययन से प्रबंध के विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। मतलब जो प्रबंध के विचारक थे, जिन्हें हम प्रबंध शास्त्री भी कहते हैं, उन्होंने बहुत सारे निरीक्षण किए और व्यवस्थित अध्ययन करके प्रबंध के सिद्धांतों को बताया है। मतलब जो भी प्रबंध के सिद्धांत है, उनको बनाने के लिए पहले उनका निरीक्षण प्रयोग किया गया, उनका अच्छे से अध्ययन किया गया और फिर वो सिद्धांत हमें बताए गए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर लिख कर दी गई है। नेक्स्ट जो बात हमारे पास लिख कर आई है वो ये आई है कि प्रबंध के विभिन्न सिद्धांत और तकनीकें एवं कारक एक समान परिणाम प्राप्त कराते हैं। जो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं या प्रबंध की जो टेक्निक्स होती है या जो कारक होते, तत्व होते, घटक होते, ठीक है, 3 सिद्धांत, टेक्निक, तकनीकें और कारक, तत्व, एलिमेंट्स वगैरह, मतलब प्रबंध के आने वाली चीज़ें जो भी आती है। प्रबंध के अंदर क्या क्या आता है, तो नियोजन आ जाता है, संगठन आता है, नियुक्तिकरण आता है, समन्वय आता है, नियंत्रण आता है। ये जो तत्व है, ये प्रबंध के क्या है, तत्व है या कार्य भी कहा जाता है। या प्रबंध के जो सिद्धांत है या टेक्निक्स है, इन सब का जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं, एक समान परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक समान परिणाम प्राप्त मतलब क्या, तो जो भी संगठन का उद्देश्य होता है वो प्राप्त करने में हेल्प होती है हमारी। मतलब जो भी मैंने लक्ष्य निर्धारित किया होगा, उस सिद्धांत या तकनीक या इन प्रबंध के तत्वों का यूज करके मैं लक्ष्य तक क्या कर सकता हूँ, पहुंच सकता हूँ। मतलब एक समान परिणाम प्राप्त करते हैं। परंतु प्रत्येक संस्था, परिस्थिति, समय एवं व्यक्ति के अनुसार उनके प्रयोग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। बट अगर कोई संस्था छोटी है या बड़ी है या परिस्थिति, समय और व्यक्ति के अनुरूप हम प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं या ये जो चीज़ें हैं, तकनीक है, कारक है, इनमें हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। एक लाइन जो आगे चल के आपको आएंगी वो होंगी कि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो बोलेंगे लोचशील होते हैं। लोचशील होते हैं मतलब क्या, कि प्रबंध के सिद्धांत को संस्था, परिस्थिति और समय और व्यक्ति के अनुरूप उसमें क्या किया जा सकता है, प्रयोग में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये चीज़ बोलता है कि प्रबंध के सिद्धांत जो है वो समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, संगठन के हिसाब से उनमें क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। आई होप सो आपको जितनी बातें अभी तक बताई गई हो सबकी सब बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे हम बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि जो प्रबंध है उसके बारे में संक्षेप में एक टिप्पणी कहा गया है, वो पढ़ते हैं। प्रबंध संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप सामान्य लक्ष्य निश्चित करता है और संपूर्ण संगठन किस पद्धति से कार्य करेगा इसके बारे में निर्णय लेता है। जो प्रबंध होता है वो संगठन का जो भी उद्देश्य होता है पहले उसको निश्चित करता है। मतलब जो भी उद्देश्य होता है उसके लिए लक्ष्य को क्या करता है, निर्धारित करता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो संगठन किस तरीके से काम करेगा उसके बारे में क्या करता है, निर्णय लेता है। मतलब जो प्रबंध है पहले उद्देश्य निश्चित करेगा और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ लक्ष्य का निर्धारण करेगा और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरीके से कार्य किया जाएगा इसके बारे में निर्णय लेने का काम कौन करता है, प्रबंध करता है। जैसे मान के चलिए एक संगठन का उद्देश्य है ज़्यादा विक्रय करना, तो अब उद्देश्य का निर्धारण हो गया। अब ज़्यादा विक्रय करने के लिए किस प्रकार व्यवसाय को कार्य करना चाहिए, मतलब संगठन को किस प्रकार कार्य करना चाहिए इसके बारे में निर्णय लेने का काम कौन करवाता है, प्रबंध कराता है। प्रबंध का समावेश उत्पादन के एक साधन के रूप में किया जाता है। जिस तरीके से उत्पादन करने के लिए हमें मुद्रा, यंत्र सामग्री और साहित्य की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से प्रबंध की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए इसे उत्पादन के एक साधन के रूप में भी माना जाता है। इसके कारण नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, समन्वय और नियंत्रण। नियोजन मतलब एक काम को सही तरीके से करने से है। संगठन का मतलब सभी लोगों के साथ मिलकर काम करने से है। नियुक्तिकरण का मतलब किसी व्यक्ति के चुनाव से है। समन्वय का मतलब जो भी हमारे संसाधन होते हैं उनमें तालमेल बिठाने, मतलब उनमें सामंजस्य स्थापित करने से है। नियंत्रण का मतलब किसी चीज़ के ऊपर व्यवस्थित रूप से कंट्रोल यानी व्यवस्थित रूप से काम करवाने से है। ये जो काम है नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, समन्वय, नियंत्रण, 5 नाम याद रख लो आप। यही प्रबंध के क्या कहलाते हैं, कार्य कहलाते हैं। इन व्यवसाय संगठन में सभी कार्यों में समन्वय स्थापित किया जाता है। मतलब जो नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, समन्वय और नियंत्रण जो प्रबंध के कार्य होते हैं इनमें सामंजस्य
यानी तालमेल बिठाने का काम भी कौन करता है? प्रबंध करता है। ये सब किसके बारे में बातें हुई? हमारे प्रबंध के बारे में। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि प्रबंध होता क्या है और प्रबंध का इम्पोर्टेंस क्या है आज के डेट में। तो अब चलते हैं हम इसके अर्थ और परिभाषाओं की तरफ। तो यहाँ पर थोड़ा सा अर्थ हमारे पास लिख कर दिया है, उसको समझ लेते हैं कि जो सिद्धांत है वो क्या है। तो सिद्धांत कहाँ से होता है? अनुभव सिद्ध। अनुभव सिद्ध मतलब एक्सपीरियंस बेस, मतलब पहले अनुभव किया गया, मतलब उसके बाद ही इन सिद्धांतों को क्या किया गया? निर्माण किया गया। तो क्या लिखा है? सिद्धांत कहाँ से? अनुभव सिद्ध ऐसे नियमों से है जिनका पालन करते हुए विशिष्ट कार्य को करने से अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब सिद्धांत अनुभव सिद्ध नियम है, ऐसे नियम हैं जिनको अगर हम पालन करते हैं, जिनको हम अप्लाई करते हैं, तो जो भी हमारा विशिष्ट कार्य होगा और जो भी हम परिणाम चाहते हैं, अपेक्षित परिणाम मतलब जो हम चाहते हैं उन्हें प्राप्त किया जा सकता है अगर मैं इन सिद्धांतों का पालन करूंगा। ये अनुभव सिद्ध है, मतलब अनुभव के द्वारा बनाए गए हैं। पहले लोगों ने इन सिद्धांतों को एक्सपीरियंस किए फिर बनाए। अगर इन सिद्धांतों का हम पालन करते हैं तो जो भी हम परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी हम रिजल्ट चाहते हैं, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रबंधक प्रबंध के सिद्धांतों का पालन करके अपने अपने प्रयासों में सफल हो सकता है। अगर कोई प्रबंधक है जो प्रबंध के सिद्धांतों का पालन करता है, तो जो भी उनका प्रयास हो उसमें वो क्या हो सकता है? सफल हो सकता है और अच्छे परिणाम क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। किसी व्यक्ति अथवा संस्था को लक्ष्य प्राप्त करते समय विभिन्न तंत्रों एवं प्रणालियों का प्रयोग करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई व्यक्ति है या कोई संस्था है जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है, उस समय वो विभिन्न तंत्रों और प्रणालियों का मतलब विभिन्न तकनीकों और प्रणालियां मतलब सिस्टम का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। और कुछ ऐसी तकनीक है जिसमें वैश्विक मान्यता प्राप्त है। मतलब वैश्विक मान्यता प्राप्त है मतलब कि अगर आपको संस्था में लक्ष्य प्राप्त करना है तो उस तकनीक का मतलब उस टेक्निक का यूज आपको करना ही पड़ेगा, वो वैश्विक रूप से मान्य है। और जो वैश्विक मान्यता जिन प्राप्त हुई है, जिन तकनीकों को प्राप्त हुई है, उन्हें क्या कहा जाता है? सिद्धांत कहा जाता है। मतलब ऐसी तकनीक जहां सभी लोग उसको मानते हैं और लक्ष्य प्राप्ति में वो काम में आती है, उन्हें क्या कहा गया है? सिद्धांत कहा गया है। ये जो सिद्धांत होते हैं प्रबंधकों को व्यावसायिक संगठनात्मक क्रियाएं विशिष्ट आधार पर संचालित करके मार्गदर्शन तत्व होते हैं। मतलब बोलता है संगठनात्मक क्रियाएं विशिष्ट आधार पर संचालित करने के लिए, मतलब संगठन के अंदर जो भी क्रियाएं होती है उनके संचालन में मार्गदर्शन गाइड करने का काम कौन करते हैं? बोलता है प्रबंध करते हैं। इसके कारण प्रबंध प्रभावी निर्णय लेने में और संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त करने में क्या होती है? सहायता होती है। कि इन प्रबंध के नियमों की वजह से हम जो प्रबंधक होता है वो प्रभावी निर्णय ले सकता है, मतलब अच्छे से निर्णय ले सकता है, और जो भी संगठन का लक्ष्य होता है उन्हें अच्छे से क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है, उसमें हेल्प होती है। ये प्रबंध के सिद्धांत क्या है और उनका महत्व क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताया गया है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ क्या बातें लिखी गई है। अब बात करते हैं इनकी परिभाषाओं के बारे में। तो यहाँ हमारे पास दो परिभाषाएं दी गई है। एक है जॉर्ज आर टेरी की। इन्होंने कहा कि जो सिद्धांत होते हैं उन्हें आधारभूत सत्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आधारभूत सत्य यानी क्या? बेसिकली वो ट्रूथ है, जो हकीकत है, जो चीजें होती है उन्हें ही क्या कहा गया है? सिद्धांत कहा गया है। मतलब सिद्धांत में ऐसी बातों का समावेश किया गया है जिनमें ट्रूथ है। अगर वैसा आप उनको पालन करते हो तो जो भी आपका लक्ष्य होता है वो प्राप्त करने में आपकी हेल्प होती है। इसलिए इन्होंने कहा कि सिद्धांत को आधारभूत सत्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी विचार और प्रयास का क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। मतलब जो सिद्धांत वो एक आधारभूत सत्य है, और अगर जो भी आपका विचार है, मतलब जो भी आप काम करना चाहते हो, जो भी आप प्रयास करना चाहते हो, उसको किस तरीके से करना चाहिए उसके लिए मार्गदर्शन करने का काम कौन करते हैं? सिद्धांत करते हैं। ऐसा जॉर्ज आर टेरी का कहना है। परिभाषा बड़ी सिंपल है, आप याद रख सकते हैं। सिद्धांत को आधारभूत सत्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि किसी विचार या प्रयास का क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। अब बोलिए मेरे साथ, सिद्धांत को आधारभूत सत्य के रूप में परिभाषित
किया जा सकता है जो किसी विचार या प्रयास का क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। क्लियर है? तो चलिए, और एक परिभाषा है हमारे पास एडविन बी फ्लिफो के हिसाब से। तो इनका भी बड़ा ही सिंपल सा कहना है कि सिद्धांत एक आधारभूत सत्य है जो कारण और प्रभाव के संबंधों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इनका भी बोलना है कि जो सिद्धांत वो एक आधारभूत सत्य है जो कारण और प्रभाव के संबंधों के रूप में क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जाता है। अब कारण और प्रभाव क्या? तो अब जैसे समझिए, मान के चलिए मैंने ज़्यादा विज्ञापन किया। अगर मेरा व्यवसाय है और मैं ज़्यादा विज्ञापन करता हूँ तो उसका फर्क कहाँ पर पड़ेगा, उसका प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा? तो उसका प्रभाव मेरे विक्रय पर पड़ेगा कि अगर मैं ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, ज़्यादा ऐड डालता हूँ, तो मेरा विक्रय क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ कि कारण और प्रभाव के बारे में जो संबंध व्यक्त करता है वही क्या होता है, बोलते हैं सिद्धांत होते हैं। ऐसा किसने कहा है? एडविन फ्लिफो ने कहा है। तो ये तो बात हो गई समझाने की। बात करते हैं लर्न करने की। तो लर्न करने में बड़ा सिंपल सा है, सिद्धांत को एक आधारभूत सत्य है जो कारण और प्रभाव के संबंधों के रूप में क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर है बात आपको? तो चलिए, आपको प्रस्तावना और परिभाषा और ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो एक संक्षेप में कुछ बातें की गई है, वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। क्या बोला गया है कि सरल शब्दों में बताया जाए, जो तकनीक या प्रणाली एक ही परिणाम प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सिद्धांत। मतलब ऐसी कोई तकनीक या कोई ऐसी प्रणाली जो आपको एक ही परिणाम प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है। ये सिद्धांत वैश्विक होते हैं और सर्वत्र लागू होते हैं। वैश्विक होते हैं मतलब हर जगह पर लागू होते हैं, मतलब विश्व में माने जाते हैं और सभी जगह पर लागू होते हैं। और यह सिद्धांत का आधार भूल और सुधार इस सिद्धांत पर अपनाना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, हम भी बोलते हैं ना ट्रायल एंड एरर, आपने कभी वर्ड सुने होंगे। मतलब पहले ट्राई करो, गलती हुई तो सुधारो, ऐसे पर आधार नहीं है। ये जो सिद्धांत वो अनुभव से बनाए गए हैं, विभिन्न प्रयोग रिसर्च करके बनाए गए हैं। तो यहाँ पर भूल और सुधार के नियम को अपनाया नहीं जाता। ये जितने भी प्रबंध के सिद्धांत है वो सही है, ऑलरेडी ट्रुथ है। इसलिए जितने भी हमने परिभाषाएं पढ़े थे उनमें एक वर्ड आया था आधारभूत सत्य है, वो हकीकत है। इन सिद्धांतों को पालन करोगे तो उसको जो परिणाम मिलने वाले हैं वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर ट्रायल और एरर को अपनाया नहीं जाता। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि सिद्धांत की जो आधार है वो भूल और सुधार आधार नहीं है, अपनाया नहीं जाता, ये ट्रुथ है। जैसे कि उदाहरण दिया गया बहुत ही अच्छा, फुटबॉल, क्रिकेट या अन्य कोई भी क्रीड़ा, मतलब कोई भी खेल हो, किसी भी प्रकार की खेल की रचना और विभाजन। रचना मतलब कितने प्लेयर खेलेंगे और अलग अलग प्लेयर होते हैं। जैसे अगर हम क्रिकेट की बात करें तो कोई कोई बॉलर होता है, कोई बैट्समैन होता है, ठीक है, तो कोई ऑलराउंडर होता है जो मतलब बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, ठीक है, तो वो होता है। मतलब रचना, खेलने कितने प्लेयर लगेंगे, जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर लगेंगे। तो ये रचना और विभाजन और खिलाड़ियों में उनके कौशल्य क्षमता के अनुसार किया जाता है। जैसे मान के चलो, अगर किसी मतलब कोई एक खिलाड़ी है जिसको बॉलिंग अच्छी आती है, उसे बॉलर बोला जाता है, गेंदबाज बोला जाता है। तो उसे गेंदबाजी का काम किया जाता है। मतलब उसकी कौशल्य और क्षमता के अनुरूप अगर आप किसी व्यक्ति को काम सौंप रहे हो तो उसे क्या कहा जाता है, कार्य विभाजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्य विभाजन कहा जाता है, जो कि प्रबंध का क्या है, सिद्धांत है। मतलब प्रबंध के ऐसे सिद्धांत हैं कि जो हर जगह लागू होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल में देख लो, जिसको जो काम अच्छे से आता है। जैसे अगर किसी खिलाड़ी को बॉल अच्छे से दिखती है और अच्छे शॉट खेल सकता है तो उसे बैट्समैन बोला जाता है, बल्लेबाज कहा जाता है, और उसे बल्लेबाजी का काम सौंपा जाता है। मतलब उस खिलाड़ी के कौशल्य और क्षमता के अनुरूप उसे क्या दिया जाता है, कार्य दिया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, कार्य विभाजन कहा जाता है, जो कि प्रबंध का एक क्या है, सिद्धांत है, जो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हुई जहाँ पर मैंने आपको प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में बताया, मतलब प्रस्तावना के बारे में बताया, अर्थ बताया और कुछ परिभाषाएं बताई। अब हम बात करते हैं इनके प्रकृति या स्वभाव के बारे में। किसके बारे में? प्रकृति या स्वभाव के बारे में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी आ जाता है। तो इसको समझेंगे आप कि प्रबंध के सिद्धांत का निर्माण कर्मचारियों का मार्गदर्शन और उनके व्यवहारों पर प्रभाव डालने के लिए किया गया है। कि जो कर्मचारी होंगे
उनको प्रबंधन का कार्य किस तरीके से करना चाहिए और उनके व्यवहार पर किस तरीके से प्रभाव डालना चाहिए, इसके लिए किया गया है बोलता है। मतलब एक गाइडेंस करने का काम करते हैं कर्मचारियों को प्रबंधन के सिद्धांत। यह सिद्धांत संगठनात्मक संसाधनों का कार्यक्षमता लाभ के स्वरूप में वृद्धि करने पर बल देते हैं। ये जो प्रबंधन के सिद्धांत होते हैं वो संसाधनों की कार्यक्षमता को बढ़ाकर लाभ में कैसे परिवर्तित किया जाए, मतलब संगठन को ज़्यादा लाभ कैसे प्राप्त हो, इस बात पर ज़्यादा बल देते हैं। मतलब कार्यक्षमता बढ़ाएंगे और लाभ बढ़ेगा, मतलब जो संसाधन होंगे उनका सही से यूज़ करेंगे, अच्छे से यूज़ करेंगे और लाभ में वृद्धि कैसे की जाए इस पर ज़्यादा बल देते हैं बोलता है, मतलब ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके साथ ही यह सिद्धांत वरिष्ठों, वरिष्ठ मतलब जो वरिष्ठ लोग होते हैं मतलब बड़े लोग, और उनके अधीनस्थ कर्मचारी मतलब उनके नीचे काम करने वाले लोग और संगठन के सभी सदस्यों में समुचित सामंजस्य, उत्तम सामंजस्य स्थापित करने पर भी बल देते हैं। पहली चीज तो बोला है कि जो प्रबंधन के सिद्धांत होते हैं वो कर्मचारियों को मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। क्या का काम करते हैं? मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। दूसरा दूसरा बोला गया है कि संगठनों में जो संसाधन होता है उनका कार्यक्षम यूज करके, प्रयोग करके लाभ को कैसे बढ़ाया जाए उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ये सिद्धांत वरिष्ठ और अधीनस्थ मतलब छोटे कर्मचारी और बड़े कर्मचारी, बड़े कर्मचारी के अंदर जो छोटे कर्मचारी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अधीनस्थ कर्मचारी कहा जाता है। और संगठन के जो अन्य सदस्य होते हैं उनमें सामंजस्य मतलब तालमेल बिठाने यानी समन्वय बिठाने का काम कौन करते हैं? प्रबंधन के सिद्धांत करते हैं। तो ये थोड़ा सा और भी बताया गया है हमारे प्रबंध के बारे में। अब हम इस सिद्धांत के स्वभाव को निम्न प्रकार से बता सकते हैं कि इनका स्वभाव कैसा होता है, मतलब इनमें क्या क्या बातें होती है। तो इसका जो पहला स्वभाव का पॉइंट है वो है सर्वव्यापक। क्या है? सर्वव्यापक या सार्वत्रिक। मतलब प्रबंध के जो भी सिद्धांत है वो विश्वव्यापी है, पूरे विश्व में लागू होते हैं। यह व्यवसाय के सभी स्थानों पर और सभी परिस्थितियों में लागू होते हैं। व्यवसाय का कोई भी स्थान क्यों ना हो, कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो या कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वहां पर प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं? लागू होते हैं। यह ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के, किसी भी प्रकार के आकार या स्वभाव के व्यवसाय संगठनों पर ही क्या होते हैं? लागू होते हैं। मतलब अगर कोई व्यवसाय संगठन का आकार छोटा है या बड़ा है, स्वभाव कुछ भी हो, वहां पर भी ये नियम क्या होते हैं? लागू होते हैं। और सबसे अच्छी बात कि इनमें परिवर्तन करना क्या होता है? संभव होता है। सभी प्रकार के संगठनों के लिए सुविधाजनक होते हैं क्योंकि इनमें क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। अगर व्यवसाय संगठन छोटा है तो आप इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हो, वहाँ अगर बड़ा है तो आप इसमें भी परिवर्तन कर सकते हो। साथ ही प्रबंध विभिन्न स्तरों पर लागू होता है। अब प्रबंध के स्तर होते हैं, ठीक है, 3 स्तर होते हैं, आप याद रखिए, आगे चल के मैं समझाऊंगा। एक होता है उच्च स्तर, एक होता है मध्य स्तर और एक होता है निम्न स्तर। एक क्या बोला मैंने? उच्च स्तर, दूसरा क्या बोला मैंने? मध्य स्तर, और तीसरा क्या बोला मैंने? निम्न स्तर। वहां पर क्या होते हैं? ये लागू होते हैं, मतलब सर्वव्यापी होते हैं। इस पॉइंट के अंदर क्या क्या मेन मेन मुद्दे आए हैं हमारे? तो प्रबंध के सिद्धांत हर जगह लागू होते हैं, व्यवसाय का आकार छोटा हो या बड़ा हो, व्यवसाय का स्वभाव किसी भी तरीके का हो, वहां पर ये लागू होते हैं। दूसरी बात हमने ये समझे कि इनमें परिवर्तन करना संभव है। अगर व्यवसाय संगठन के हिसाब से हम इनमें क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। और जो प्रबंध के विभिन्न स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर या फिर निम्न स्तर, ये सभी जगह पर प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं? लागू होते हैं। ये बात यहाँ पर समझाया है। आगे की बात करते हैं तो लिखा है हमारे लिए कि ये जो है सामान्य दिशा निर्देशक या मार्गदर्शक होते हैं। ऊपर में ही हमने एक लाइन पढ़े थे कि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो कर्मचारियों को मार्गदर्शन करने का काम करते हैं, मतलब किस तरीके से काम करना है वो बताते हैं। यहाँ पे भी हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। समस्या, संगठन की समस्या हल करने के साथ साथ प्रबंध का पहला काम क्या हो गया कि जो भी हमारा संगठन है उसकी जो भी समस्या है उनको हल करना, और संगठन की परिस्थिति की सावधानी पूर्वक सुलझाने में प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं? सिद्धांत जो है वो सामान्य दिशा निर्देशन क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। मतलब अगर संगठन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने का काम कौन करते हैं? प्रबंध के सिद्धांत करते हैं। साथ साथ अगर कोई परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति आ गई जो संगठन के लिए अनुकूल नहीं है, मतलब संगठन के लिए अच्छी नहीं है, तो उसको सुलझाने के लिए भी प्रबंध के सिद्धांत हमें दिशा निर्देशन का यानी मार्गदर्शन करने का क्या करते हैं? काम करते हैं। मतलब समस्याओं को हल करना और विकट परिस्थितियों में हमें सुझाव देने का
यानी उस समस्या को सुलझाने के लिए मार्गदर्शन करने का काम कौन करते हैं? प्रबंध के सिद्धांत करते हैं। ये सिद्धांत जो होते हैं प्रबंध के, वो लोचशील होते हैं। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो कैसे होते हैं? बोलता है लोचशील होते हैं। कौन से सिद्धांत का प्रयोग करना है, ये संगठन की परिस्थिति, आकार और प्रकृति पर क्या करते हैं? निर्भर होता है। लोचशील होते हैं मतलब क्या? जिसमें आसानी से क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है, उन्हें क्या कहा जाता है? लोचशील कहा जाता है। और संगठन की परिस्थिति, आकार और प्रकृति पर ये निर्भर करते हैं और उसके हिसाब से इनमें क्या किया जा सकता है? विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ लिखा ही है कौन से सिद्धांत का प्रयोग करना है, यह संगठन की परिस्थिति, आकार और प्रकृति पर क्या करता है? निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एक वर्ड है, हम समुचित प्रतिफल कहते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? समुचित प्रतिफल। समुचित प्रतिफल में एक वर्ड है समुचित, वो किस पर निर्भर करता है? संगठन की प्रकृति, आकार या आर्थिक दशा पर। जैसे समझिए, इसको समझिए, दो कंपनियों को ले लेता हूँ मैं, एक ले लेता हूँ रिलायंस कंपनी और एक मैं कंपनी ले लेता हूँ, कोई भी एक आधी कंपनी ले लेता हूँ मैं, SBI। ठीक है, SBI भी एक बैंक है जो एक कंपनी भी है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मुझे इनके विक्रय का 1% कमीशन चाहिए, इनके विक्रय का 1% कमीशन चाहिए, तो समुचित प्रतिफल क्या हो गया? 1%। क्या? 1%। पर आप सबको पता है कि रिलायंस जो कंपनी है वो बहुत बड़ी कंपनी है और SBI जो है वो रिलायंस के मुकाबले में छोटी है। समुचित प्रतिफल मतलब 1% है, लेकिन रिलायंस कंपनी का आकार बड़ा होने की वजह से ये जो प्रतिफल होगा वो बड़ा होगा। और जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो उसका आकार छोटा होने की वजह से जो समुचित प्रतिफल आएगा वो क्या निकल के आएगा? छोटा निकल के आएगा। तो वही बात है कि जो सिद्धांत होते हैं वो संगठन की परिस्थिति और आकार और प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ एक वर्ड लिखा गया था समुचित प्रतिफल, तो ये जो समुचित शब्द है वो संगठन के प्रकृति, आकार और आर्थिक दशा के अनुसार क्या होता है? परिवर्तित होता है। ये चीज़ यहाँ बोली गई है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो आगे चलते हैं हम। आई थिंक ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब आगे हमारे पास पॉइंट है व्यवहार और प्रयोगों द्वारा निर्माण। तो प्रबंध के जितने भी सिद्धांत होते हैं, प्रबंध के जितने भी सिद्धांत होते हैं उन्हें अनुसंधान द्वारा, रिसर्च करके क्या किया जाता है? विकसित किया जाता है। मतलब पहले क्या करेंगे? एक योजना बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं? एक योजना बनाते हैं। योजना बनाने के बाद प्रयोग और उनका निरीक्षण किया जाता है। प्रयोग और क्या किया जाता है? निरीक्षण किया जाता है। और जो निरीक्षण और प्रयोग से जो निष्कर्ष निकलते हैं, उन्हीं निष्कर्षों को क्या माना जाता है? सिद्धांत माना जाता है। क्या माना जाता है? सिद्धांत। मतलब जो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो व्यवहारिक होते हैं और प्रयोगों द्वारा बनाए जाते हैं। तो वही बात बोला है कि प्रबंध के जो सिद्धांत है वो अनुसंधान, रिसर्च करके विकसित किए जाते हैं और विकसित करने के पूर्व योजनाबद्ध ढंग से निरीक्षण एवं प्रयोग किया जाता है। और इन प्रयोगों का निष्कर्ष का उपयोग करने के बाद, निष्कर्ष का उपयोग संगठन में करने के बाद, मतलब जो निष्कर्ष आया उसका कहाँ यूज़ करेंगे? संगठन में करेंगे। और फिर संगठन में यूज़ करने के बाद, प्रयोग करने के बाद उसको सिद्धांत के रूप में क्या किया जाता है? रूपांतर किया जाता है। मतलब प्रबंध के जितने भी सिद्धांत होते हैं वो अनुभव सिद्ध होते हैं, मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, रियल लाइफ बेस्ड होते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे। एक लाइन आपने याद होगा, अनुभव सिद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास है लोचशील। क्या है? लोचशील। अब लोचशील का मतलब क्या होता है? तो जिसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? लोचशील कहा जाता है। तो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो लोचशील होते हैं, अर्थात इन सिद्धांतों में परिस्थिति के अनुसार सुधार और क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। मतलब सिचुएशन के हिसाब से हम इसमें चेंज कर सकते हैं, कोई इंप्रूवमेंट हो तो वो कर सकते हैं, ये चीज़ें बोला है। इन सिद्धांतों का प्रयोग करते समय प्रबंधक उनकी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करते हैं। मतलब प्रबंध की जो भी आवश्यकता होंगी, प्रबंधक, प्रबंधक मतलब मैनेजर, उसके आवश्यकता के हिसाब से इसमें वो क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। व्यवसाय की दशा और दिशा में परिवर्तन होते रहता है। दशा और दिशा मतलब व्यवसाय की परिस्थितियाँ जो होती है ऊपर नीचे होती है, मतलब कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, कभी व्यवसाय में पैसा आता है, कभी व्यवसाय में पैसा नहीं आ पाता। तो उसके हिसाब से व्यवसाय की दशा और दिशा जो होती है वो बदलती रहती है और उन्हीं के अनुरूप क्या करना चाहिए? प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? प्रबंधक के द्वारा। तो प्रबंध के सिद्धांतों में अपनी आवश्यकता के अनुरूप सुधार और परिवर्तन किया जा सकता है और उनका प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो कैसे होते हैं? लोचशील होते हैं, जिसमें आसानी से बदलाव किया जा सकता है।
अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे पास है मानव व्यवहार से संबंधित। देखिए, प्रबंध जो है वो एक समूह क्रिया है। समूह क्रिया है मतलब क्या, कि जो प्रबंध का काम किया जाता है वो सभी लोगों के द्वारा मिलकर किया जाता है। और अगर मानव समूहों के माध्यम से एक निश्चित लक्ष्य प्राप्त करना प्रबंध का क्या होता है, उद्देश्य होता है। प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है कि जो भी लोग एक व्यवसाय संगठन में काम करते हैं उनको लेकर उस व्यवसाय का जो भी लक्ष्य हो उनको क्या करना, प्राप्त करना। जैसे मान के चलिए हम एक कंपनी को ले लेते हैं, रिलायंस कंपनी को ही ले लेते हैं। रिलायंस कंपनी बोला है कि इस साल वो 20,000 करोड़ का विक्रय करेंगे, सेल करेंगे 20,000 करोड़ का। तो ये लक्ष्य है उनका, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनको किसकी जरूरत पड़ेगी, मानव समूहों की, लोगों की। तो वही बोला है कि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो मानव व्यवहार से संबंधित है, क्योंकि जो प्रबंध क्रिया है वो मानव समूहों के द्वारा निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। प्रबंध के सिद्धांत की रचना मानव को प्रभावित करने के लिए की गई है। मतलब ये जो सिद्धांत बनाए गए हैं वो मानव को प्रभावित करने के लिए किए गए हैं। मतलब कि मानव किस तरीके से काम करेगा जिससे कि एक प्रबंध के सिद्धांत को आसानी से, मतलब प्रबंध के सिद्धांत को पूरा किया जा सके। जैसे एक बार मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे समझिए कि इंसान जो है, मानव जो है वो भावनात्मक व्यक्ति है। मतलब उसकी फीलिंग्स होती है। मतलब अगर मान के चलो कि अगर मैंने एक कर्मचारी है उनकी वेतन बढ़ा दिया तो कर्मचारियों को उससे मोटिवेशन मिलता है, अभिप्रेरणा मिलती है, और वेतन बढ़ने से वो अच्छे से काम करना क्या कर देता है, चालू कर देता है। तो प्रबंध के जो सिद्धांत है वो मानव के भावनात्मक पक्ष के बारे में ज्ञान है। मतलब उन भावनात्मक पक्षों को लेकर ही इनको बनाया गया है। इसलिए जब हम प्रबंध के सिद्धांत पढ़ेंगे ना तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर मानव की जो भावनाएं हैं उनको समझकर उन सिद्धांतों का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। इसलिए यहाँ एक बात बोली गई है कि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं उनकी रचना मानव को प्रभावित करने के लिए की गई है। मतलब वो मानव को प्रभावित करते हैं कि वो चीज़, प्रबंध का कोई एक आधा सिद्धांत लगा दोगे तो मानव उससे प्रभावित हो जाता है। ठीक है, जैसे एक सिद्धांत अगर मैं बोलूँ कि अगर किसी कर्मचारी को आप ये बोलो कि आपकी जॉब सिक्योर है, आपको हम कभी नहीं निकालेंगे, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, संगठन को अपना संगठन है, व्यवसाय को अपना व्यवसाय है ऐसा मानकर साल भर क्या करेगा, मेहनत से काम करेगा, क्योंकि उससे एक डर निकल गया कि ये व्यवसाय मुझे निकालने वाला नहीं है। कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत यह है। मतलब जितने भी प्रबंध के सिद्धांत है वो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। यह सिद्धांत व्यक्ति समूह द्वारा समूह का नियंत्रण करते हैं और उद्देश्य प्राप्ति के लिए आदेश देते हैं। मतलब जो व्यक्ति है उनके ऊपर नियंत्रण रखने का काम करते हैं और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लोगों को आदेश देने का काम कौन करते हैं, प्रबंध के सिद्धांत करते हैं। तो ये बात यहाँ लिखी गई है। आगे बात करते हैं कार्य और कारण संबंध। जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं हमें कार्य और कारण के बारे में बताते हैं। जैसे देखिए, प्रबंध के सिद्धांत निर्णय लेने हेतु आधार होते हैं। अगर कोई निर्णय लेना है हमें व्यवसाय संगठन में तो उसका जो आधार होते हैं वो कौन होते हैं, प्रबंध के सिद्धांत होते हैं। अब ये निर्णय लेने के लिए हमें कार्य और कारण के संबंध को समझना जरूरी है कि अगर मैं ऐसा कार्य करूँ तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यह दो विशिष्ट प्रभाव का कारण निश्चित करते हैं। जैसे देखिए, अच्छा वेतन और भत्ते देने से जो श्रमिक की उत्पादकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब अगर आप श्रमिक को, कर्मचारियों को अच्छा पेमेंट देते हो तो वो अच्छे से काम करते हो जिससे उत्पादकता क्या होती है, बढ़ती है। मतलब कार्य क्या हो गया, वेतन बढ़ाना, और प्रभाव क्या हो गया, तो प्रभाव हो गया उत्पादक का बढ़ना। मतलब एक कार्य कारण, मतलब कार्य करने से क्या प्रभाव होगा इसके बारे में हमें बताते हैं। दूसरा देखिए एक और, जैसे विज्ञापन अगर मैं करूँ, प्रभावी अच्छे से करूँ विज्ञापन, तो उससे विक्रय में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो प्रबंध के सिद्धांत हमें कार्य कारण संबंध बताते हैं। मतलब क्या कार्य करने से क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में जो बताने का काम करते हैं वो कौन करते हैं, प्रबंध के सिद्धांत करते हैं। तो ये उसकी छठे नंबर का क्या है, स्वभाव का पॉइंट है। इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं एक लास्ट पॉइंट जो इसके स्वभाव का पॉइंट है, वह है समान रूप के महत्व के। प्रबंध के विभिन्न सिद्धांत हैं, तो जितने भी प्रबंध के सिद्धांत हैं वो समान महत्व के हैं। पूर्व निश्चित लक्ष्य एवं सही परिणाम प्राप्त करने के लिए सभी सिद्धांतों का प्रयोग एक साथ ही एक ही समय पर किया जाना आवश्यक है। प्रबंध के जितने भी सिद्धांत हैं
वो समान महत्व के। किसी सिद्धांत को आप कम या ज़्यादा नहीं बोल सकते कि एक आधा, जैसे 2 सिद्धांत ले लेते हैं, कार्य विभाजन का और एक अनुशासन का सिद्धांत। तो आप ये नहीं बोल सकते कि कार्य विभाजन का सिद्धांत जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण और अनुशासन का महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते। प्रबंध के जितने भी सिद्धांत होते हैं, वो समान महत्व के होते हैं। सबका महत्व सेम होता है। और दूसरी चीज़ कि इन सिद्धांतों को आपका जो भी लक्ष्य है, उस पूर्व निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन सभी सिद्धांतों का प्रयोग आपको एक ही साथ, एक ही समय पर करना होता है। किसी एक सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करना और अन्य सिद्धांत को अनदेखी करना, इसका प्रभाव संगठन के कार्य पर पड़ता है। मतलब कि अगर आप किसी एक सिद्धांत पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और अन्य सिद्धांत को अनदेखा कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इसका जो प्रभाव होगा वो आपके संगठन के कार्यों पर पड़ेगा। मतलब जो भी आपका लक्ष्य होगा, शायद वो निर्धारित ना हो सके, क्योंकि आपने सभी सिद्धांतों को समान महत्व नहीं दिए। कोई एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। मैंने पहले ही बताया कि कोई एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत से महत्वपूर्ण नहीं है। सभी सिद्धांत क्या है, समान महत्व के है। तो यहाँ से एक बात समझ में आई है आपको कि प्रबंध में जो सिद्धांत होते हैं वो सापेक्ष होते हैं। कैसे होते हैं? सापेक्ष होते हैं। सापेक्ष होते हैं मतलब क्या? परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत है। सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत यानी जो समाज पर में होते हैं। मतलब सामाजिक सिद्धांत को आप ऐसे मानिए, सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत और एक होता है वैज्ञानिक सिद्धांत, जो क्या होते हैं, निरपेक्ष होते हैं। निरपेक्ष होते हैं मतलब ये परिस्थितियाँ के अनुकूल चलते हैं। मतलब किसी परिस्थिति में, मतलब मान के चलिए अगर कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट है तो उसकी कुछ कंडीशन रहती है कि एटमॉस्फेयर इतना होना चाहिए, तभी ऐसा होगा, तभी वो नियम क्या होंगे, लागू होंगे। लेकिन जो प्रबंध के सिद्धांत है वो सापेक्ष है, सामाजिक सिद्धांत है। इनमें परिस्थिति के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इनमें सुधार और परिवर्तन कर सकते हो। तो एक चीज़ लिखी गई है, एक बार मैं आपको पढ़ के समझा रहा हूँ, समझिए। प्रबंध के सिद्धांत सापेक्ष होते हैं क्योंकि वे सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत है। सामाजिक विज्ञान मतलब जीवन से संबंधित सिद्धांत है। वे गणित, मैथ्स, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री आदि विज्ञान के सिद्धांतों की तरह निरपेक्ष नहीं होते। मतलब किसी परिस्थिति के प्रभावशील नहीं होते। मतलब वो परिस्थिति में ही लागू होंगे, नहीं तो लागू नहीं होंगे। इसका अर्थ यह है कि यह सिद्धांत विभिन्न तरीकों से विभिन्न परिस्थितियों में लागू होते हैं। कौन से सिद्धांत लागू होते हैं? प्रबंध के सिद्धांत लागू होते हैं। लेकिन ये जो सिद्धांत होते हैं जैसे गणित या भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इनके सिद्धांत किसी विशिष्ट परिस्थिति में ही लागू होते हैं। और ये जो हमारे प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, जो सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत है, वो हर परिस्थिति में क्या होते हैं, लागू होते हैं। सही और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए, सही और वांछित मतलब जो आप चाहते हो वो परिणाम अगर आपको प्राप्त करना है तो परिस्थिति के हिसाब से आप इनमें परिवर्तन, सुधार और रूपांतरण कर सकते हो। मतलब प्रबंध के सिद्धांत में चेंज किया जा सकता है। ये जो भी मैंने आपको बताया ये सब क्या था, एक्सप्लेनेशन था किसका, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि मैं आपको क्या क्या समझाऊंगा, प्रस्तावना समझाऊंगा, अर्थ और परिभाषा समझाऊंगा और प्रबंध की सिद्धांत की प्रकृति समझाऊंगा। तो इतनी चीज़ें हमने क्या की है, कवर की है। आने वाले वीडियो में हम 2 और बातें सीखेंगे, जहाँ हम प्रबंध का महत्व और प्रबंध के क्या पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा जो डाटा आएगा वो कब आएगा, नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो नंबर 2 रहेगा। फिर प्रबंध के सिद्धांत पढ़ेंगे वीडियो नंबर 3 में, और फेडरिक टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत पढ़ेंगे वीडियो नंबर 4 में। मतलब इस चैप्टर से हम आपको कितनी वीडियोस बना के देंगे, 4 वीडियोस बना के देंगे। आई थिंक मैंने जितनी भी बातें आपको समझाया हो वो आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के ज़रिए या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये एक अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग उनको भी मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलेंगे हमारे नए वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे प्रबंध के महत्व और प्रबंध के सिद्धांत के बारे में।